हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो देखिए, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली जिन्होंने अभी अभी अपना 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दिया है और जो आने वाले टाइम में 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, हर स्टूडेंट जो अभी 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे के बाहर आया है स्टेट बोर्ड का, जब मैं भी 10th स्टैंडर्ड का पेपर जब मैंने दिया था 2010 में, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है और वो क्वेश्चन ये है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद हम क्या करें, हम कॉमर्स लें, हम आर्ट्स लें या हम साइंस लें। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपकी ये तो मदद नहीं कर सकता कि आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए या साइंस लेनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइकिंग क्या है और ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो फ्यूचर में, अपने आप को क्या बनता हुआ देखना चाहते हो। बट हाँ, अगर आपने साइंस लेने का डिसीजन यहाँ पे कर लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अब कॉमर्स आर्ट्स और साइंस का जो डिसीजन होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से नहीं लेते। बहुत बार जो पेरेंट्स होते हैं, यूजुअली ये पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं साइंस लेने के लिए। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा। और जो लोग आपको ये कहना चाहते हैं कि साइंस ले ले, साइंस लेके इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है, जो आपको उस फील्ड में जाता हुआ देखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। और इवन ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो भी 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हैं और जो अपने साइंस में आ चुके हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने साइंस लेने का डिसीजन ले ही लिया है तो साइंस लेने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये कहूँगा तो बहुत गलत होगा। इंडिया में हमारे पास दो ही ऑप्शन दिखाए जाते हैं। एक होता है, सबसे पहला ऑप्शन होता है जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं और दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम मेडिकल कहते हैं। इसके अलावा वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नर्सिंग है, ठीक है। आगे आप साइंस लेने के बाद एनडीए में जा सकते हो, आर्मी मिलिट्री की तैयारी कर सकते हो, एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर सकते हो। बट आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपने साइंस लेने के बाद आगे फ्यूचर में इंजीनियरिंग करने की सोची है तो यूजुअली जब आप इंजीनियरिंग करने की सोचते हो तो आपको करना क्या होता है। जब आप 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास करते हो, उसके बाद आपको लेना होता है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन। वो भी आपको लेना होता है साइंस कैटेगरी से। जब आप साइंस कैटेगरी में लेते हो तो आपके पास ऑप्शंस होता है। पहला आपके पास ऑप्शंस होता है, या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पढ़ाई करो, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ाई करो, या तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट ले लेते हैं पढ़ने के लिए। अब यूजुअली जो रिकमेंड किया जाता है वो ये है कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बाद या फ्यूचर में जाके इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बायोलॉजी को ले लेते हैं, सेफर साइड। सर, अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग नहीं हुई तो हम बायोलॉजी होगा तो हम नीट भी दे देते हैं। लेट मी टेल यू गाइज, ये डिफिकल्ट है। एक्चुअली मैंने भी पीसीएमबी से पढ़ाई करी है। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, तो मैंने भी जो प्रिपरेशन किया था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी से किया था। इससे हो ये जाता है कि आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट इंक्रीज हो जाता है और बायोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट है। तो अगर आपने ये डिसीजन कर ही लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो कोशिश कीजिएगा कि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को अवॉइड करें। अगर आपको मेडिकल करनी है तो कोशिश कीजिएगा कि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अवॉइड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चारों सब्जेक्ट लेके चलना पसंद करते हैं। ये थोड़ा आपका हार्डवर्क जो है ना वो इंक्रीज़ कर देता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में चला जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जहाँ पे अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले लिया है। अब जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको 11th स्टैंडर्ड पढ़ाई करनी पड़ती है, 12th स्टैंडर्ड पढ़ाई करनी पड़ती है। अब होता क्या है, 11th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो यूजुअली आपका कॉलेज जहाँ पर आप एडमिशन लोगे वही कंडक्ट करवाता है। पर 12th स्टैंडर्ड होता है बोर्ड्स, जैसे या आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो या स्टेट बोर्ड में हो। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद जो 11th 12th का एडमिशन होता है वो या तो बच्चा सीबीएसई में जा सकता है, 10th के बाद 11th 12th सीबीएसई से पढ़ाई कर सकता है, या तो वो हो सकता है स्टेट बोर्ड में चला जाए। पर उसके बाद जब आपका 12th का बोर्ड का पेपर होता है वो आपके इंडिविजुअल बोर्ड्स के हिसाब से होता है कि आप स्टेट बोर्ड में हो या आप सीबीएसई में हो। लेकिन 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का एग्ज़ाम आपको इंजीनियरिंग करवाने में हेल्प नहीं करता। 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का एग्ज़ाम आपको सिर्फ ये बताता है कि आप 12th पास हो। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको अलग से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है ऑल इंडिया लेवल का, जिसको कहा जाता है जेईई, आईआईटी जेईई, जिसको हम कहते हैं आईआईटी। तो क्या आईआईटी देने से मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है? क्या आईआईटी और स्टेट बोर्ड अलग अलग होता है? बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं जो बच्चे अक्सर जो भी न्यू आते हैं। क्या 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद जेईई का पेपर होता है? कब होता है, कैसे होता है? तो थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए, जब आप 12th स्टैंडर्ड में रहोगे उस समय फरवरी के महीने के आसपास ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब आजकल तो न्यू रूल आ गया है कि अब साल में 2-2 बार एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किसी चीज़। अभी जैसे कोरोना का टाइम था तो साल में नंबर ऑफ एग्ज़ाम अटैम्प्ट जो थे इंक्रीज़ कर दिए गए थे। तो 12th स्टैंडर्ड में आपको 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको तैयारी करनी है आपके बोर्ड्स की, जो आपका सीबीएसई है, आईसीएसई है या स्टेट बोर्ड है, और उसके साथ साथ आपको तैयारी करनी है एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम की जिसको जेईई कहा जाता है। तो क्या जेईई का सिलेबस अलग है?
और स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग है। क्या जेई देने के बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा या मुझे आईआईटीज़ मिल जाएगा? इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आईआईटी होती क्या है। आईआईटी जेईई का जो पेपर है वो क्या है। देखो, आईआईटी जेईई का पेपर दो पार्ट्स में होता है। पहला होता है मेंस और दूसरा होता है एडवांस। जो बच्चे मेंस पास कर जाते हैं, पहला लेवल 1, वो बच्चे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका रैंक कितना आया है। ऑल इंडिया में जितने बच्चों ने पेपर दिया उन सब बच्चों में मिलाकर उनका रैंक कितना है, ठीक है। मार्क्स मैटर नहीं करेगा, रैंक मैटर करेगा। दूसरा, अगर आपने मेंस पास कर लिया फिर आप एडवांस दोगे। जो बच्चे एडवांस क्वालिफाई करते हैं वही बच्चे आईआईटी के लिए सिलेक्ट होते हैं, ये याद रखना। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जेई का पेपर हो गया, बच्चे बैठ गए, अब पास हो जाएगा और आईआईटी मिल जाएगा। जी नहीं, आईआईटी में पहुंचने के लिए 2 बार एग्जाम देना पड़ता है, पहला मेंस और दूसरा एडवांस। अब जेई मेंस होता क्या है, देखिए, आईआईटी जेई स्टैंड करता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई। ये कंडक्ट किया जाता है एडमिशन देने के लिए थ्रू आउट इंडिया, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं अक्रॉस इंडिया उनके लिए। जेई एग्ज़ाम जो होता है वो 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाता है, 2 सेपरेट एग्जाम्स होते हैं। पहले को जेई मेंस कहते हैं और दूसरे को जेई एडवांस कहते हैं। अब जो जेई मेंस होता है वो आप इंजीनियरिंग, बीटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, आईआईटीज़, अदर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनकी लिस्ट वगैरह मैं आपको बाद में एक सेपरेट वीडियोस में बना दूंगा। हम सब ने एनआईटीज़ का नाम शायद नहीं सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, ये भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जहाँ इंजीनियरिंग कराई जाती है। उसके बाद आईआईटीज़ आते हैं, ट्रिपल आईआईटीज़ आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईआईटी, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स सीएफटीआईज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज जो ऑल ओवर इंडिया जेई के मार्क्स को वैल्यू देते हैं, उन सब में आपका एडमिशन हो सकता है। तो भाई आईआईटी जेई से सिर्फ आईआईटी में ही एडमिशन नहीं होता। अगर मान लिया आपने मेंस पास कर लिया, एडवांस नहीं कर पाए, तो भी आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्लियर है। दूसरा, जेई मेन जो होता है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो स्टूडेंट्स जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हैं, जो मेंस को पास करेंगे वही एडवांस दे पाएंगे, ठीक है। विच इवेंचुअली लेड्स टू एडमिशन इन आईआईटीज़ और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। जो बच्चे एडवांस पास करेंगे वही आईआईटीज़ में जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 टायर का एग्जाम होता है, 2 लेवल पे एग्जाम होता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा ईजी है? देखो, जेई मेंस कंपेरेटिवली रेदर थोड़ा इजी होता है, जेई एडवांस एज द नेम सजेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब कैन आई गेट इनटू आईआईटीज़ आफ्टर जेई मेंस? क्या सिर्फ जेई मेंस देने के बाद मुझे आईआईटी मिलेगा? जी नहीं। ओनली इफ अ स्टूडेंट क्लियर जेई एडवांस एंड ऑब्टेन ऑल इंडिया रैंक। अगर ऑल इंडिया रैंक में, ऑल इंडिया में अगर उसका अच्छा रैंक आएगा तो ही वो एडमिशन ले सकता है आईआईटी में, और उसके कुछ कंडीशंस को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छा, जो क्लियर नहीं कर पाते एडवांस, जिन्होंने मेंस क्लियर क्वालिफाई किया, दोज हु क्लियर जेई मेंस आर एलिजिबल, वो सिर्फ कहाँ जा सकते हैं? एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईआईटीज़ में, सीएफटीआई सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में एंड एसएफआईज़ में। स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं, कुछ स्टेट होते हैं ना, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, केरला, कुछ स्टेट होते हैं, उनके जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वो भी जेई मेंस के मार्क्स को वैल्यू देते हैं। तो मेन टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले जेई मेंस क्वालिफाई करो, ये क्वालिफाई हो गया अच्छे मार्क्स से, फिर आप एडवांस की तैयारी करो। एडवांस क्वालिफाई हुआ तब जाके आपको आईआईटीज़ मिलेगा। तो पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए, आपके बच्चे का जो 2 साल का सफ़र होने वाला है वो इतना आसान नहीं होगा। तो आप जब ये जो मैंने यहाँ बनाया है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है, इसका डिसीजन बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि साइंस लेना बहुत आसान है, सपने देखना बहुत आसान है भी, हाँ मुझे आईआईटी में जाना है, मेरे बच्चे को आईआईटी में जाना है। क्या आपका बच्चा उसके लिए तैयार है? क्या आपका बच्चा उस रेस के लिए कैपेबल है? क्या वो उतना शक्तिशाली है या उसमें उतनी कैपेबिलिटी है कि क्या वो उस रेस में दौड़ पाएगा? कहीं वो मेंटली टॉर्चर तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो 2 साल होने वाले हैं, ये बोलना बड़ा आसान है, फैंसी देखना, 1 करोड़ की सैलरी मिलती है, पैकेजेस 1 करोड़ का मिलता है, 40 लाख का, 50 लाख का, पर इतना आसान नहीं है। हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इस वीडियो को बनाने के 2 मकसद हैं। पहला, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना, और दूसरा, पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाना। मैं पिछले 8 साल से मुंबई में, 8-9 साल से मुंबई में अलग अलग कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑल इंडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एज अ बीएससी एमएससी टीचर वहाँ पे काम करता हूँ। 3 साल से यूट्यूब चैनल संभाल रहा हूँ। मुझे अपने इस पूरे टीचिंग करियर में ये समझ में आया कि हर स्टूडेंट
हर स्टूडेंट उस चीज़ के लिए नहीं बना होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश भी ना करें, कोशिश करना आपके हाथ में है, लेकिन कोशिश इतनी पागलपन की तरह मत कर देना कि अगर वो चीज़ ना मिले तो बच्चा कहीं डिप्रेशन में या मेंटली फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, एंजाइटी में ना चला जाए, डिप्रेशन में ना चला जाए। तो आपको पहले आपको समझना ज़रूरी है कि जो बच्चा जेईई मेंस की और एडवांस की तैयारी कर रहा है उसे कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। घर का माहौल ठीक होना चाहिए, उसे सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम उसे मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम उसे ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि देखो हम आपके साथ खड़े हैं, तुम टेंशन मत लो, अगर आईआईटी नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कुछ और कर लेंगे। क्योंकि मैंने अपने करियर में देखा बहुत बच्चे जब इस आईआईटी जेईई के पेपर को क्रॉस या क्वालिफाई नहीं कर पाते तो वो सालों साल डिप्रेशन में रहते हैं, सालों साल एंजाइटी उनको आ जाती है, हर काम करने से पहले वो डरेंगे, घबराएंगे, उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, आईआईटीज़ कितनी है? क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो हर पेरेंट्स का इंडिया में बच्चे को आईआईटी भेजना है। तो ये आईआईटीज़ के नाम है, आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, रोपर, ठीक है, भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, पटना, इंदौर, मंडी, वाराणसी जिसको बीएचयू भी कहते हैं, पलक्कड़, तिरुपति, धनबाद, भिलाई, जम्मू, गोवा, धारवाड़। अब इनमें से बहुत सारी आईआईटीज़ रिसेंटली न्यू आई हैं, जैसे अगर आप देख सकते हो 2016 में हमारे पास आईआईटीज़ आई हैं, 2015 में आईआईटीज़ आई हैं, 8-9 में आई हैं, और कुछ आईआईटीज़ है जो बहुत पुरानी है, दे आर रियली वेरी वेरी ओल्ड। जैसे 1951 में आईआईटी खड़गपुर फाउंड हुई थी। तो हमारे पास दो टाइप की आईआईटीज़ हैं, पुरानी आईआईटीज़ हैं, काफ़ी इस्टेब्लिश हैं, काफ़ी पुरानी है, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, कल्चर उनका बहुत पुराना है, और कुछ आईआईटीज़ हैं जो न्यू आई हैं, जो न्यूली अभी अभी रिसेंटली जो इंडिया में जिनको खड़ा किया है, जिनको बनाया गया। अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, सर एग्जामिनेशन होता कैसे है, जो अभी ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन आईआईटी जेईई का 3 होता है। पहला होता है इंजीनियरिंग बीटेक के लिए, बीई जिसको बीटेक कहते हैं, आर्किटेक्चर के लिए और प्लानिंग के लिए, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी बीई बीटेक, बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एंड बैचलर्स इन प्लानिंग, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये पेपर जो बीई है या जिसको बीटेक कहते हैं। 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट का ये पेपर होता है। और जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप भी होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, क्वेश्चन फॉर विच इज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसको सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। 2 टाइप के, आप लोगों ने अगर स्कॉलरशिप दी होगी तो हमने 2 टाइप के पेपर देखे थे। एक क्वेश्चन होता था जिसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको क्वेश्चन रीड करना है, 4 में से कोई एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और एक होता था जिसमें आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है और कंप्यूटर में सिर्फ आंसर फिट करना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो ये समझ लेना कि आईआईटी जेईई में लैंग्वेज पेपर नहीं होता। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी या जो भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, आईआईटी जेईई में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है। लेकिन जब आप स्टेट बोर्ड की तैयारी करते हो या जब बोर्ड्स की तैयारी करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपने लैंग्वेज ली होगी, ये एक्स्ट्रा पेपर ऐड हो जाता है। तो जो बच्चा 12th में होता है उसे ना ही सिर्फ आईआईटी जेईई की तैयारी करनी होती है, उसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी पड़ती है जो जेईई में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसे स्टेट बोर्ड पास होना होता है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जेईई में पास कर लो और 12th में स्टेट बोर्ड में फेल हो जाओ तो फिर आपका कोई मतलब नहीं हुआ। आपको 12th के मार्क्स भी मैटर करते हैं, 12th पास होना भी, और सिर्फ पास होना नहीं, सर 36% आया तो क्या मैं आईआईटी में जा सकता हूँ। एक मिनिमम, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन बाद में अगले वीडियो में दूंगा कि आईआईटी में जाने के लिए और क्या अदर क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि पेपर होता कैसे। देखिए जो पेपर होता है, अभी जो पेपर पैटर्न बदल दिया गया है, अब जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, पहले जो पेपर होता था वो 360 मार्क्स का होता था। अब जो पेपर होता है वो 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। मान लेते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, अब मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन। तो फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, मैथमेटिक्स के 20, कुल मिला के कितने हो गए 60 क्वेश्चन। अब आप सोचिए ज़रा, आप 2 साल फिजिक्स पढ़ोगे, 2 साल फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स के जिनको आपको टैकल करना है, और आपके पास चैप्टर्स कितने हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आप सोचिए, जो पेरेंट्स हैं स्पेशली उनको मैं कहना चाहूँगा, आप इमेजिन कीजिए कि सिलेबस का कॉम्पिटिटिव लेवल कितना टफ है। आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन 2 साल पढ़ने के बाद आएंगे, 20 केमिस्ट्री के, 20 फिजिक्स के, 20 मैथमेटिक्स के। अब सबसे बड़ी बात, जो सेक्शन ए है उसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन राइट आंसर करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर रॉन्ग करोगे तो 1 मार्क्स कट हो जाएगा, -1।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला था, मैंने राइट किया तो मुझे 4 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, मैंने राइट किया तो 4 मार्क्स मिल गए। टोटल कितने हो गए? 8 मार्क्स। तीसरा क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिया, -1, तो 4 और 4 8, -1, अब मेरे को 7 मार्क्स मिले। चौथा भी अगर मैं रॉन्ग कर दूं फिर से -1 हो जाएगा। पांचवा भी रॉन्ग कर दूं -1, तो कमाए मैंने 4, गवा दिए मैंने 3। तो सेक्शन 1 जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपके बच्चे को इतनी तैयारी करनी पड़ेगी कि उसका नेगेटिव मार्किंग कहीं ना चला जाए। तो सोचिए कितना लेवल ऑफ पेशेंस उसको रखना पड़ेगा। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जो सेक्शन बी होता है उसमें आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, 10 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के। पर इस 10 में से आपको कोई 5 करने हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ ऑप्शंस नहीं है, यहाँ 10 में से कोई 5 कर लो, मोर देन इनफ। यहाँ 10 में से कोई भी 5 करना। इन शॉर्ट 60 क्वेश्चन तो ये हो गए और 15 क्वेश्चन आपके पास ये हो गए। कुल मिलाकर 75 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस, जिसमें से इन 60 में ऑप्शन नहीं है, पर इन जो 30 क्वेश्चंस हैं उनमें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब जो ये 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 10 10 10 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इनमें क्वेश्चंस आर टू बी फिल्ड एज न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, आपको ये 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, आपको एक रफ पेपर दिया जाएगा, आप उस पर सॉल्व कीजिए, अपना आंसर निकालिए। आंसर निकालने के बाद आपको वहाँ टाइप करके भरना पड़ता है, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिया जाता। तो ये न्यूमेरिकल, अगर इसमें आंसर रॉन्ग भी हो गया, मान लीजिए आपका मार्किंग स्कीम पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर आंसर राइट आया तो 4 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा। मार्क्स कहाँ कटेगा? मार्क्स सिर्फ यहीं कटेगा, -1। तो यहाँ सेक्शन ए की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। क्या हर क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्या आप 100% राइट हो, श्योर हो कि यही आंसर आएगा? ऑप्शन ए है तो क्या ए ही होगा, बी नहीं हो सकता है क्या, सी नहीं हो सकता है क्या? तो यू हैव टू बी वेरी श्योर। सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल, जैसे हम सम्स करते हैं ना, सम्स, वैसे उसका आंसर निकालना है। आपको वहाँ ब्लैंक दिया रहेगा, आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। सो दिस इज़ द पेपर पैटर्न। अब अगला एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर कितने बच्चे पेपर देते हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ये समझ में आता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ 2014 से 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 13.5 लाख। 2015 में 13.5 लाख के आसपास, 12 लाख, ऑलमोस्ट 12 लाख, 11.5 लाख, 9.5 लाख, 9.3 लाख। तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज भी अगर मैं आपसे कहूँ तो कुछ 10 लाख के आसपास बच्चे होते हैं जो हर साल जेईई का फॉर्म भरते हैं। अब इसमें से कितने बच्चे पेपर देने आते हैं, कितने बच्चे सच में पास होते हैं, कितने बच्चे सच में तैयारी करके आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो एक अलग चीज़ होती है। लोगों को लगता है सर क्या मेरा कंपटीशन 9 लाख बच्चों से है? जी नहीं, आपका कंपटीशन 9 लाख बच्चों से नहीं है, क्योंकि इस 9 लाख बच्चे में से मुश्किल से कुछ 8.5 लाख बच्चे जो हैं वो पेपर देने आएंगे, बाकी बच्चे तो पेपर देने ही नहीं आते। उन 8.5 लाख बच्चों में से कुल मिला के कुछ 5 से 6 लाख बच्चे ही होंगे जो ढंग से पढ़कर आते हैं, बाकी तो लोग ऐसे ही उठ के चले आते हैं जिन्होंने तैयारी भी नहीं करी होती है। और इन 5 से 6 लाख लोगों में से आपका कंपटीशन होता है अच्छा रैंक निकालने का। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो आपका कंपटीशन 9 लाख से नहीं है या 13 लाख से नहीं है, आपका एक्चुअल कंपटीशन इन 5 से 6 लाख बच्चों में से है जो ढंग से तैयारी करके आते हैं, जिन्होंने प्रॉपरली प्लान तरीके से पढ़ाई की है, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने 2 साल बहुत मेहनत करके सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी की है। आपका कंपटीशन उन 5 से 6 लाख बच्चों के साथ है। फिर अगला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर सिलेबस क्या है? तो देखिए ये सिलेबस है और ये पेरेंट्स को दिखाना ज़रूरी है। ये सिलेबस जो है ये मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने IIT JEE का जो NTA का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस पेपर को कंडक्ट करती है उनकी वेबसाइट से निकाला हुआ है। मैथमेटिक्स का अगर मैं सिलेबस बताऊं तो देखिए सर 16 यूनिट्स हैं और एक यूनिट अपने आप में बहुत बड़ा है। तो जब आप अपने बच्चे को साइंस में भेजते हो, साइंस लेने के लिए उसे कहते हो, तो आप एक बार सिलेबस पे ज़रूर नज़र डाल देना। जिन बच्चों ने CBSE में पढ़ाई करी है उनके लिए ये सिलेबस फिर भी थोड़ा देखा देखा लगता है। प्रॉब्लम आती है जब बच्चा स्टेट बोर्ड से आता, क्योंकि स्टेट बोर्ड का सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का सिलेबस और 11th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें बहुत डिफरेंस आता है यूजुअली। पर जो CBSE के बच्चे होते हैं उनका सिलेबस उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा होता है वो जो बुक्स रेफ़र करते हैं, और ICSE का जो बच्चा होता है उसका सिलेबस और ये जो सिलेबस आप कंपेयर करोगे तो ये उनके लिए कुछ नया नहीं होता। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उतने लेवल पे नहीं पढ़ा होता। ऑब्वियसली ये सिलेबस काफ़ी डेप्थ में है और काफ़ी डीप सिलेबस है, उन्होंने फिर भी इसको देखा होता। तो यहाँ पर आपके पास मैथमेटिक्स में 16 यूनिट्स हैं। सर ये 16 यूनिट आपको 2 साल में पढ़ने हैं, 2 साल में पढ़ने हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि जब आप 11th 12th में आते हो तो एक और प्रॉब्लम हो जाती है।
11th-12th के बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, मान लीजिए आपने 11th-12th पढ़ाई कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो स्टेट बोर्ड में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है स्टेट बोर्ड में। तो क्या मेरे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं और क्या उतने तरीके से कवर्ड हैं जो जेई में पूछे जाते हैं? क्योंकि जेईई एक अलग एग्ज़ाम है जो एक अलग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है, वो स्टेट बोर्ड या महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार या बिहार की सरकार ऑर्गेनाइज नहीं करती है। उस एग्ज़ाम को एनटीए ऑर्गेनाइज करता है। तो क्या अगर मैं महाराष्ट्र में पढ़ रहा हूँ और जहाँ मैं महाराष्ट्र के अगर मैं मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में पढ़ रहा हूँ, मध्य प्रदेश के स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे स्टेट बोर्ड में जो 11th-12th का सिलेबस है क्या वो इस सिलेबस से मैच करता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, और बच्चे यहीं मार खा जाते हैं क्योंकि वो जो 2 साल पढ़ाई करते हैं स्टेट बोर्ड में और जो जेई में पूछा जाता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा कभी कभी तो 20-30% का डिफरेंस हो जाता है। आपका जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस होता है वो उतना डिटेल में या उतना डीप नहीं होता जितना जेई में पूछा जाता है। तो अगर आपका बच्चा स्टेट बोर्ड में है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, हरियाणा स्टेट बोर्ड, कर्नाटक स्टेट बोर्ड या मान लेते हैं बंगाल स्टेट बोर्ड में है, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका स्टेट बोर्ड में जो आप पढ़ रहे हो क्या वो सिलेबस जेई के साथ मैच करता है या उतना डिटेल में है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर डिटेल सिलेबस हमें कहाँ मिलेगा, तो मैं आने वाले टाइम में डिटेल सिलेबस पे भी एक वीडियो बना दूंगा जहाँ मैं बता दूंगा कि डिटेल सिलेबस क्या है। जैसे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस में मुझे क्या डिटेल में पढ़ना है, मुझे कितना, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। सिमिलरली मैं केमिस्ट्री अगर पढ़ रहा हूँ तो मुझे केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं एक डिटेल से वीडियोस उस पर बना दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल आपको ये देखना है कि स्टेट बोर्ड में और जेई का सिलेबस में फ़र्क है। आप स्टेट बोर्ड में ऑलमोस्ट 70-80% पढ़ लेते हो, बट जो एक्स्ट्रा 20% और 30% होता है, 20-30% जो है, अब ये डिपेंड करता है स्टेट बोर्ड से स्टेट बोर्ड। अब महाराष्ट्र का कुछ अलग है, राजस्थान का कुछ अलग होगा, हो सकता है हिमाचल का स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग हो सकता है तेलंगाना का स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग हो। अब मुझे सब स्टेट बोर्ड का नहीं पता, सिंस आई बिलोंग टू मुंबई, मुझे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो एक्स्ट्रा 20% है, सर ये कहाँ से मिलेगा? ये एक्स्ट्रा 20% के लिए आपको स्टेट बोर्ड के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा किताबें, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। स्टेट बोर्ड अगर आप यूपी से हो तो यूपी स्टेट बोर्ड आप पढ़ लोगे तो 70-80% तो आप तैयार, 70-80 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक्चुअली 60-40% ही सिलेबस, 60-70% ही सिलेबस मैच होता है क्योंकि जेई का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है। आप सोचिए 13 लाख, 9 लाख, 10 लाख बच्चे अपीयर करते हैं। ठीक है, कंपटीशन का लेवल सोचिए कितना तगड़ा है। तो आपके बच्चे को उस लेवल तक की तैयारी करनी पड़ती है जो सिर्फ स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर कर नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा हमें कहाँ से मिलेगा? ये एक्स्ट्रा हमें मिलेगा रेफरेंस बुक्स में से, ये एक्स्ट्रा हमें मिलता है कोचिंग क्लासेस में से, ये एक्स्ट्रा हमें मिलता है जो टीचर हमें पढ़ाता है वो हमें बताता है कि क्या एक्स्ट्रा है। ठीक है, आने वाले टाइम में बताऊंगा वो कैसे करते हैं। तो आई होप मैथमेटिक्स का सिलेबस आपने देख लिया होगा। मैथमेटिक्स के बाद अगला सिलेबस आता है फिजिक्स का। अब देखो फिजिक्स जो है, जो फिजिक्स का पेपर आएगा, फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? सर फिजिक्स के कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन तो MCQ और 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से मुझे करने 25 हैं, तो 30 क्वेश्चन कुल मिला के फिजिक्स के आएंगे और ये 20 यूनिट्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। 20 चैप्टर में से 30 क्वेश्चन आएंगे। आप सोचिए, मतलब एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट। आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें से एक क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा, आपको उस लेवल की तैयारी करनी है। अब एक्चुअली होता क्या है, जो फिजिक्स का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है पार्ट सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में थ्योरी पार्ट होता है, थ्योरी जो मेन फिजिक्स की थ्योरी होती है, और वो 80% वेटेज रखता है। मतलब जो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से आप यूँ समझ सकते हो कुछ 20 से जो 25 क्वेश्चन होंगे वो पार्ट ए से आते हैं। पार्ट ए का मतलब जो आप चैप्टर पढ़ोगे टेक्स्ट बुक में, और जो पार्ट बी होता है वो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। प्रैक्टिकल कंपोनेंट मतलब जो आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स करते हो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कुछ 5 से 7 क्वेश्चन जो होंगे, 5-6 के आसपास जो क्वेश्चंस होंगे कुछ ऑलमोस्ट, वो क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आप करते हो, जैसे वर्नियर कैलिपर आप कर रहे हो, वर्नियर कैलिपर का कोई क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिकल से जो रिलेटेड है। यहाँ जो मैंने सिलेबस दिया है ये थ्योरी सिलेबस है।
थ्योरी सिलेबस है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे। फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में भी 2 पार्ट आएगा, वेव ऑप्टिक्स एंड नॉर्मल ऑप्टिक्स जो आप लेंस के बारे में पढ़ते हो, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मॉडर्न फिजिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसमें से आपको ये सारा पढ़ना है और आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 में से आपको 25 करना है, 20 तो करने ही करने, 10 में से 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अब ये जो सिलेबस है इतना आसान नहीं है, ये सच में टफ है। अब इसमें से बहुत सारा सिलेबस आपको स्टेट बोर्ड में पढ़ाया जाएगा 11th में, और स्टेट बोर्ड तो एकदम अलग चलता है। अब ये जो आप पढ़ रहे हो स्टेट बोर्ड में, आधा सिलेबस आपको 11th में मिलेगा और आधा सिलेबस आपको 12th में मिलेगा, और वो भी आधा और आधा जो है वो पूरा जेई का सिलेबस नहीं होगा। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप किसी भी स्टेट बोर्ड में जाओ, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप कर्नाटक से हो, केरला से हो, तमिलनाडु से हो या नॉर्थ में कहीं से हो, आपको फिजिक्स एंड मेजरमेंट ये चैप्टर हमेशा 11th में पढ़ाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या मेरे स्टेट बोर्ड के 11th स्टैंडर्ड में वो सारा पढ़ाया जाएगा जो जेई में पूछा जाता है? यही क्वेश्चन आ जाता है। नहीं, 100% तो मिलेगा ही नहीं। स्टेट टू स्टेट आप देखोगे सिलेबस में वेरिएशन आता है। तो अगर मुझे कंप्लीट जेई का सिलेबस पढ़ना है तो मैं कहाँ से पढ़ूँ? सिर्फ स्टेट बोर्ड पढ़ाई करके तो मेरे से होगा नहीं, तो आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। केमिस्ट्री का सिलेबस देखिए, केमिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, ये 11th में पढ़ा दिया जाता है हर स्टेट बोर्ड में। अब कितना डिटेल में पढ़ाया जाता है वो एक अलग बात है। स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल देखो थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर भी है, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल जिसको कहते हैं, जनरल प्रिंसिपल, इसको मेटलर्जी कहते हैं, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये तो बहुत बड़ा है, तो भयंकर टॉपिक है। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 18 चैप्टर तो यहीं हो गए, और फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला के। तो केमिस्ट्री बहुत वास्ट है। ये डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक पढ़ाने में ही आधा साल चला जाता है। इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है आपको। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक, ये तो अपने आप में सरदर्द है। ऑर्गेनिक तो वैसे ही बड़ा सरदर्द है। प्यूरिफिकेशन, इसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब देखो ये एक ऐसा लग रहा है यूनिट 1 है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, अल्कोहल, फिनॉल और बहुत सारे यूनिट्स आ जाते हैं। तो ये यूनिट है, उसमें चैप्टर्स और भी होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, अमाइंस, नाइट्रो कंपाउंड्स, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। कुल मिला के 28 यूनिट हैं। समझ रहे हो आप? तो पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझ लो इतना आपके बच्चे को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर चलो सिलेबस तो हम देख के डर गए, अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, जैसे ही आप 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास करते हो, आप NCERT के बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ स्टेट बोर्ड की पढ़ाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अब NCERT क्यों पढ़े, हम तो 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड तो स्टेट बोर्ड से दे रहे हैं, हमें स्टेट का भी तो पेपर देना है ना। तो बच्चा, जो आप स्टेट बोर्ड में पढ़ोगे वो NCERT में भी है, उल्टा NCERT में स्टेट बोर्ड से ज़्यादा है। तो आप NCERT को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पढ़ना है मान लीजिए फिज़िक्स का मेजरमेंट, ठीक है, आपको पढ़ना है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट जो है वो NCERT में भी है, और मेजरमेंट आप जिस भी स्टेट बोर्ड में रहोगे उस स्टेट बोर्ड में भी होगा, करेक्ट। स्टेट बोर्ड का तो आपको यूनिट टेस्ट देना है, सेमेस्टर देना है, तो आप NCERT से पढ़ो। जब आप NCERT से वो पढ़ लोगे और फिर जब आप स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे, आपको पता चलेगा ये तो कुछ भी नहीं है। NCERT में बहुत कुछ था, स्टेट बोर्ड तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो क्या सिर्फ NCERT पढ़ने से मैं जेई पास कर जाऊंगा? जी नहीं, NCERT आपका 80 to 90% कवर करता है। अभी भी आपको 10% और पढ़ना पड़ेगा, पर NCERT पढ़ने से आप स्टेट बोर्ड क्रॉस कर जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जो बच्चा NCERT से चैप्टर पढ़ लेगा उसके लिए स्टेट बोर्ड कुछ नहीं होगा, उसको ऐसा लगेगा स्टेट बोर्ड में तो कुछ भी नहीं था। गलती हमारे बच्चे यहीं पे करते हैं। 90% बच्चे स्टेट बोर्ड में इतने बिजी हो जाते हैं NCERT कभी खरीदते ही नहीं है। सर क्यों NCERT बोल रहे हो आप? क्योंकि NCERT CBSE बेस्ड पैटर्न है,
और आपका जो जेई का पेपर होता है उसमें इसका एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी रीड कर रहे हो पर एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से आप जेई का पेपर पास नहीं हो जाओगे, आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको रेफ़र करना है कुछ रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक अगर लो या आप क्लासेस का नोट्स मटेरियल कर लो, अच्छी क्लासेस में अगर कहीं पे हो, अगर आप नॉर्मल क्लासेस में कहीं हो जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जेई के नाम पे पता नहीं क्या क्या पैटर्न सिलेबस दिए जा रहे हैं, वो स्टेट बोर्ड को ही घुमा फिरा के या एनसीईआरटी को ही घुमा फिरा के दे देंगे, तो आप जेई की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आपको अच्छी रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ेगी। ये रेफरेंस बुक है ना, जो बचा हुआ 10 से 20% का सिलेबस है ना, उसको कवर करवाने में मदद करेगी जेई तक पहुँचने के लिए। आई होप यू गेट माई स्ट्रेटेजी। आपको मान लीजिए मेजरमेंट पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, तो सर स्टेट बोर्ड कौन देगा? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ोगे स्टेट बोर्ड अपने आप हो जाएगा। आप यूनिट टेस्ट दे दो, आप उसके बाद सेमेस्टर दे दो, आपको ये देते रहना है। ये इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि 11वीं 12वीं फेल हो जाओगे तो जेई कैसे दोगे? ये तो करना ही करना है। तो आपको जो भी चैप्टर आप स्टेट बोर्ड का पढ़ो, कोशिश करना पहले उसको एनसीईआरटी से पढ़ लो और फिर आप उसको स्टेट बोर्ड पे जाओ। क्योंकि मैं पर्पसली स्टेट बोर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में हर बच्चा अभी भी सीबीएसई आईसीएसई में नहीं पढ़ता। मेजॉरिटी स्टूडेंट आज भी इंडिया में स्टेट बोर्ड में ही पढ़ते हैं। अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड्स हैं सब वहीं पढ़ रहे हैं। और स्टेट बोर्ड का सिलेबस, किसी स्टेट बोर्ड का सिलेबस बहुत अच्छा है, किसी का शायद उतना अच्छा नहीं है कि वो जेई लेवल का। मैं बेकार नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड का सिलेबस ख़राब है। हर स्टेट ने अपने हिसाब से सिलेबस बनाया है, किसी का जेई के साथ मैच करता है, किसी का जेई के साथ मैच नहीं करता। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप जेई के करीब चले जाते हो, तो स्टेट बोर्ड आपका अपने आप हो जाता है। फिर आपको सिर्फ रेफरेंस बुक प्रिपेयर करनी है। तो जब रेफरेंस बुक देखोगे तो आपको पतेगा या चलेगा यार 80 से 90% तो मेरा ऑलरेडी पढ़ के हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी में था। सिर्फ बचाओ आपको उस रेफरेंस बुक में से पढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन आता है, सर रेफरेंस बुक कौन सी रेफ़र करें? तो देखिए, मैंने एंटायर बुक्स के बारे में यहाँ बता दिया। फिजिक्स के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप स्टेट बोर्ड पढ़ोगे, क्योंकि स्टेट बोर्ड इसलिए पढ़ना है क्योंकि स्टेट बोर्ड नहीं पढ़ोगे तो आप 11-12 का पेपर नहीं दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप एचसी वर्मा का बुक रेफ़र कर लो, या रेसनिक हेलिडे का जो बुक आता है, या डीसी पांडे का जो बुक आता है। तीनों में से कोई भी एक बुक ले लो। देखो, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे मल्टीपल बुक्स लो, पहले मत लो। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप स्टेट बोर्ड पढ़ लो, आप एचसी वर्मा पढ़ो। ये 3 किताबें पढ़ने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही आप रेसनिक हेलिडे या डीसी पांडे पे जाइएगा, वरना आप सच में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, एक चैप्टर लेते हैं, 5 बुक से पढ़ते हैं, वो उन्हीं में उसका टाइम चला जाता है। अरे एक चैप्टर लो, एक बुक में से पहले अच्छे से करो, फिर दूसरी बुक में से अच्छे से करो, फिर ज़रूरत पड़ी तो तीसरी बुक पे जाओ ना। आप अपना पूरा टाइम अगर एक ही चैप्टर के पीछे लगा दोगे और उसी में अगर आप 1-2 महीना बिता देते हो प्रिपेयर करने में, तो बाकी के सिलेबस कवर करोगे। अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, एनसीईआरटी तो मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा मैं अपनी पर्सनल फेवरेट बुक बताता हूँ, आप ओपी टंडन की बुक रेफ़र कर लो, मुझे लगता है मोर देन इनफ। इसके अलावा आरसी मुखर्जी की एक अच्छी बुक है, पी बहादुर की एक बहुत अच्छी बुक है, केएस वर्मा की अच्छी बुक है, एमएस चौहान की एक बहुत अच्छी बुक आती है। आप इनमें से कोई भी बुक उठा सकते हो, ठीक है। ओपी टंडन की 3 बुक्स आएंगी, ओपी टंडन की 3 बुक, फिजिकल की, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की। एनसीईआरटी की एक ही बुक आती, 2 बुक आती हैं, एनसीईआरटी की 2 बुक आती हैं, 4 बुक आएंगी। 11th स्टैंडर्ड की 2 बुक्स और 12th स्टैंडर्ड की 2 बुक्स आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो 4 बुक आपको एनसीईआरटी की मिलेंगी। वो 4 बुक्स में से आप सिर्फ 70 to 80% सिलेबस पढ़ पाओगे। एक्स्ट्रा 10-20% जो आपके पास बचेगा, उसके लिए आपको ओपी टंडन या केएस वर्मा या एमएस चौहान, इन पे जाना पड़ेगा। अब मैंने ना एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ओपी टंडन, पी बहादुर और केएस वर्मा, इन 3 किताबों के बारे में डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखोगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाना, और अगर जब वहाँ जाओगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दैट्स माय अनदर चैनल जहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ। तो आपको ये 3 बुक्स का रिव्यू वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करूँ, आर.डी. शर्मा। अब स्टेट बोर्ड वालों ने शायद इसका नाम ना सुना हो, पर जो सीबीएसई वाले हैं वो तो आर.डी. शर्मा के बिना रह ही नहीं सकते। उसके बाद में अमित अग्रवाल की बुक ले सकते हो, आर्यन पब्लिकेशन की, जेईई मेंस की टीएमएच ले सकते हो, आप डॉक्टर एस.के. गोयल की आर्यन पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हो। यू कैन टेक एटलीस्ट एक कोई 2 बुक ले लो आप इनमें से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुक्स फॉर आईआईटी। और अगर मैं आपको बुक्स बताऊँ जो हमारे यहाँ मुंबई में फ़ेमस चलती हैं, एमटीजी की फिंगर टिप्स हैं, मार्वल पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, स्टडी मटेरियल जो भी कोचिंग क्लासेस में आप जाते हो उसका स्टडी मटेरियल ले सकते हो, सिंगेज पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक्स आती हैं। द चॉइस हैज़ टू बी योर्स। अगर आपको इस पर मुझसे और क्लियरिटी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और थोड़ा बुक्स के बारे में डिटेल में बात करना चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं बुक्स के बारे में आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, सर कोचिंग क्लासेस लगानी पड़ेगी या सेल्फ स्टडी करें?
अब देखो जिस हिसाब से मैंने आपको सिलेबस बताया, मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। अगर आपका बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है तो जेई की तैयारी सेल्फ स्टडी करके करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पिछले कुछ सालों में जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके भी जेई क्रैक किया है, भले ही बहुत अच्छा रैंक नहीं लाया लेकिन क्रैक किया है, और दे हैव क्वालिफाइड जेई मेंस का एग्ज़ाम। बट अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है अच्छी, तो आपको किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ स्टडी करके आप क्रैक कर लोगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्रोबेबिलिटीज़ थोड़ी कम हो जाती है, मेहनत बहुत बढ़ जाती है, और सेल्फ स्टडी अकेला कोई बच्चा करेगा इस पे मुझे डाउट आता है। तो पेरेंट्स का रोल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स उस पर कितनी नज़र रख रहे हैं। तो कोचिंग इंडस्ट्री में अगर आप कहीं कोचिंग चलाते हो, कोचिंग लगाते हो, तो दो ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। अब हम जिस ज़माने में पढ़ के आए हैं उस ज़माने में ऑफलाइन बहुत चला करती थी। आजकल आप लोगों के पास ऑनलाइन का बड़ा अच्छा खासा ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। तो आप किसी भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो। तो यू कैन जॉइन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप मानो तो मैं कहता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर फार बेटर देन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। अब इस पर बहस हो सकती है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि एक जेई के बच्चे को टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर कहीं सिटीज़ में रहते हो, आप कोटा वगैरह अगर नहीं गए हो हॉस्टल वगैरह में रहने के लिए, तो आप समझ पाओगे कि कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना, फिर क्लास जाना, क्लास से वापस आना, आधा टाइम तो ट्रैवलिंग में चला जाता है। दूसरी बात, कॉलेज जाना, कॉलेज में जब आप जाके पढ़ते हो, प्रैक्टिकल देते हो, खड़े रहते हो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में, फिर आप ट्रैवल करके घर पे आते हो, और फिर उसके बाद जब क्लास में चले जाते हो तो आप ऑलमोस्ट थक जाते हो। जब आप थक जाते हो तो लेक्चर को उतनी एफिशिएंटली सुन नहीं पाते। पर कितना अच्छा होगा अगर वो क्लास ही आपके घर पे आ जाए। तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट थिंग राइट नाउ। जब आपको दिया है मौका ऑनलाइन पढ़ने का तो आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो। बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े टीचर्स जो फेमस लोग हैं वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके आजकल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आने वाले टाइम में केमिस्ट्री अनटोल्ड अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म लेके आ जाएगा जहाँ पर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। तो आप उस समय मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हो, मैं फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एमएससी की रखी है फिज़िकल केमिस्ट्री में। आई एम एमएससी क्वालिफाइड इन फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। और बहुत सालों से मैं जेई नीट पढ़ाते आ रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो इतना जो मैं डिस्कस कर पाया, दिस इज़ ऑल आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पक्का कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। आपको अगर और कोई क्वेरीज़ हैं और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। जो मुझे कमेंट अच्छी लगेगी उसको उठा के मैं एक अगला वीडियो ज़रूर बना दूंगा जिसमें आपको मैं और डिटेल एनालिसिस और डिटेल गाइडेंस कर दूंगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और जाते जाते हो सके तो चैनल के इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।